हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक आर्टिकल लिखा था वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और उस पर एक नेशनल मूवमेंट बिल्ड करने की ज़रूरत है। आर्टिकल का टाइटल है प्लीज़ पास द वुमेन रिजर्वेशन बिल दिस विंटर। महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाए कृपया। प्लान ऑफ एक्शन क्या क्या है? फर्स्ट वी विल अपील टू द लीडर ऑफ द नेशन, प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले हम लोग प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि वो इस बिल को संसद से पारित करवाए। Considering his admiration for the Nari Shakti and also their strength in his glory recently reiterated in Bihar elections, he will surely be more than happy to do so. देखिए, प्रधानमंत्री की जो नारी शक्ति के लिए एक एडमिरेशन है, एक रिस्पेक्ट है, एक आदर है और नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है प्रधानमंत्री की सक्सेस में, और इस बात को अभी बिहार इलेक्शन में पूरी दुनिया ने जाना है, समझा है। ही विल श्योरली बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। तो ये करने में उनको बेहद खुशी होनी चाहिए। Still, the beauty of this reform can only be cherished if each and every Indian gets a chance and contribute in creating this into a reality. देखिए, इस रिफॉर्म की लेकिन सबसे खूबसूरती यही होगी अगर हर ईच एंड एवरी इंडियन, हर भारतीय इस बिल को पारित करवाने में वो कुछ योगदान कर सके और उसमें उसको मौका मिले इसको कानून बनाने में। तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि हर भारतीय के योगदान से ये कानून भारत की संसद से पारित हो। So meanwhile, our appeal reaches in the busy schedule of the Prime Minister. We will celebrate its process as a national movement. So जब तक हमारा जो अपील है प्रधानमंत्री के बिजी शेड्यूल में जाकर के पहुंचता है, क्योंकि उनके पास और भी बहुत काम होंगे, ये फाइल उन तक पहुंचने में टाइम भी लग सकता है। ये उस सेक्रेटरी पे और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन पर डिपेंड करेगा कि ये फाइल कितना इंपॉर्टेंट लगे, उन तक पहुँचाया जाए या नहीं पहुँचाया जाए। तो उस बीच में जब तक ये बात उन तक पहुंचती है तब तक इस पर हमें एक नेशनल मूवमेंट बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि हम इस बिल के बारे में हर किसी को बता सकें। कैसे करेंगे हम लोग इस पर एक राष्ट्रीय आंदोलन, हम और आप मिलकर? पहला, रिमाइंड द हाउस ऑफ एल्डर्स दैट दे पास्ट ए डिकेड एगो एंड बाय दिस टाइम लोकसभा शुड रियलाइज देयर ड्यूटी। हाउस ऑफ एल्डर्स, हमारा जो संसद है उसके दो हिस्से हैं, ऊपरी हिस्सा, निचले हिस्सा। निचला जो सदन है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन ऊपरी सदन का मान और सम्मान काफ़ी ज़्यादा है। उनको हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है कि वो एक गाइडेंस देने के लिए देश में होते हैं। हाउस ऑफ एल्डर्स, उनके पास शक्ति नहीं होती लेकिन उनके द्वारा कहे गए बातों का वजन बहुत ज़्यादा होता है देश में। तो हमें हाउस ऑफ एल्डर्स यानी ऊपरी सदन, राज्यसभा को ये याद दिलाना है कि ये कानून उन्होंने 10 साल पहले पारित किया था। देखिए, राज्यसभा में एक बार जो कानून पारित हो जाता है वो कभी ख़त्म नहीं होता जब तक उस पर लोकसभा वोटिंग करके या तो उसको कानून बनाए या छोड़ दे। जबकि लोकसभा में कोई भी पास किया हुआ कानून जब लोकसभा भंग होती है उसी समय ख़त्म हो जाता है, वो हमेशा नहीं रहता। तो ये जो कानून है ये राज्यसभा में 10-12 साल पहले, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, काफ़ी पहले पास हो चुका है। तो अब तक लोकसभा जो निचला सदन है उनको राज्यसभा का रिस्पेक्ट रखते हुए इस बिल को लोकसभा में पारित कर देना चाहिए था। They can do so by passing the legislation again and again to awake their conscience. अगर फिर भी निचला सदन नहीं करता है तो निचले सदन की चेतना को जगाने के लिए राज्यसभा हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन, जैसा उनकी इच्छा, तो हर दिन इस कानून को पास करके लोकसभा को ये एहसास दिला सकते हैं कि इस कानून को पास करने का समय अब आ चुका है। ऑल्सो दे कैन टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम गांधीयन मेथड्स एंड फर्दर इनोवेट। इसके अलावा वो लोग चाहें तो गांधी जी के सिखाए गए तरीकों से और इंस्पिरेशन लेकर के उसमें और भी इनोवेशन करके इसको एक जन आंदोलन बनाने में हम सबका सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, रिमाइंड द लोकसभा दैट पासिंग दिस लेजिस्लेशन वाज पार्ट ऑफ मैनिफेस्टो ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम लास्ट 2-3 जनरल इलेक्शंस, नॉट टू फॉरगेट 2019 लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि इस कानून को पारित करना ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में था पिछले 2-3 इलेक्शन से। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में तो था ही, उसमें भी सारे पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ये था। इट्स टाइम टू फुलफिल देयर ओथ, इनफैक्ट इट्स ऑलरेडी लेट। अपने इस जो मैनिफेस्टो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज का शपथ पत्र होता है, तो उस शपथ को पूरा करने का समय अब आ गया है। इनफैक्ट ये अब देर हो रहा है। ऑल्सो दिस बिल हैज ए चांस टू सी द लाइट ऑफ यूनानिमस रेजोल्यूशन, दस बीइंग ए हिस्टोरिकल डे फॉर लोकसभा एंड ऑल्सो सिंबल ऑफ नेशंस यूनिटी। दूसरा, ये एक और है कि इस विधेयक को अगर हम पारित करवाते हैं तो ये चांस है कि ये पूरा लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल सर्वसम्मत से पारित किया जाएगा, और ये एक ऐतिहासिक दिन होगा ना लोकसभा के लिए, और साथ में ये राष्ट्र की एकता का एक सिंबल, एक प्रतीक भी बनेगा। नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मेंबर्स शुड रिमेंबर दैट दे आर पीपल्स
They are people's representatives, and so they can also innovate and contribute in framework of reasonable restrictions envisioned in their individual roles. देखिए, नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मेंबर्स, जो संसद होता है उसमें कुछ लोग सरकार के मेंबर होते हैं, कुछ लोग अपोजिशन के मेंबर होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट के मेंबर होते हैं। तो ये जितने भी मेंबर हैं उन सब को ये याद रखना चाहिए कि वो लोग लोगों के प्रतिनिधि हैं। देखिए, संसद के अंदर हर किसी का एक इंडिविजुअल रोल भी है, प्लस उसका एक पॉलिटिकल रोल भी है। तो हर उसकी अपनी एक जिम्मेदारियां हैं, अपना कर्तव्य है, उसका एक प्रोटोकॉल है। तो उन प्रोटोकॉल्स के साथ रहते हुए वो इस बिल के समर्थन में चाहें तो अपनी आवाज़ और बुलंद करके दो और भी भारत के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं इसके तरफ। सेलिब्रिटीज फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बी इट स्पोर्ट्स, ड्रामा, बिजनेस, मीडिया, सोशल सर्विस एंड एनी अदर डोमेन। देखिए, सेलिब्रिटीज अलग अलग फील्ड में होते हैं, सिर्फ फिल्मों में और क्रिकेट में नहीं होते। तो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे खेल हो, ड्रामा हो, बिजनेस हो, मीडिया हो, सोशल सर्विस हो, या फिर और भी लॉयर हो, डॉक्टर हो, कोई भी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट बाई इंस्पायरिंग देयर फॉलोअर्स। वो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, अगर वो उनसे अपील करें या उनको इंस्पायर करें तो वो लोग भी इसमें हिस्सेदारी बन सकते हैं। पूरा एम ये है कि भारत के हर इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि इस बिल को पास करवाने में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दस कंट्रीब्यूट इमेंसली इन नेशनल अवेकनिंग, ताकि देश की जो जागृति है उसमें हम सब भारतवासी अपना योगदान कर सकें। फाइनली, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we must realize that sacrifice of women cannot be exploited and they should be removed from the shackles of slavery. अंत में हम भारत के लोगों को अब ये एहसास होना चाहिए कि जो महिलाओं का सेक्रीफाइसिंग नेचर है, त्याग की जो उनकी एक क्वालिटी होती है, उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण नहीं किया जा सकता। एंड दे शुड बी रिमूव फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ स्लेवरी, और गुलामी की जो जंजीरें हैं उनसे उनको आज़ाद करने की ज़रूरत है। वो भी भारत में इक्वल सिटीजन्स हैं। दिस स्टेप मे नॉट टोटली फ्री देम बट एटलीस्ट गिव देम अ डिग्निफाइड स्टार्ट। ये इस बिल के पास करने से ऐसा नहीं हुआ कि उनको पूरी तरह की आज़ादी मिल जाएगी आज ही, लेकिन एटलीस्ट उनको एक सम्मानजनक शुरुआत मिल जाएगी, डिग्निफाइड स्टार्ट मिल जाएगा। टू द वुमेन ऑफ इंडिया द मैसेज इज सिंपल एंड क्लियर। भारत की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे जो ये मैसेज है वो सिंपल एंड क्लियर है। इफ़ यू योर सेल्फ विल नॉट फाइट फॉर योर राइट्स, नो वन एल्स विल। अगर आप अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना नहीं सीखेंगे तो कोई भी आपके लिए लड़ने नहीं आने वाला है। भारत, आप देखिए, कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है, कोई भी आंदोलन होता है, उसमें महिलाओं के जुड़ जाने के बाद उस आंदोलन की प्रतिष्ठा, उस आंदोलन का स्केल सब बड़ा हो जाता है। लेकिन ये कभी अपने लिए आंदोलन करती ही नहीं है। डैट इज़ व्हाट उनके सेक्रीफाइस की बात हम कर रहे थे, लेकिन उस सेक्रीफाइस का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं मेन। सो स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योर राइट। तो खड़े हो और अपने अधिकार के लिए आपको खुद लड़ना सीखना होगा। कोई आपको प्लेट में सजा के आपको आपके अधिकार नहीं देगा। टू द मेन ऑफ इंडिया, भारत के लड़कों से, इट्स टाइम टू बी अ रियल मैन एंड शो द नेशन दैट वी अंडरस्टैंड थिंग्स लेट। भारत के लड़कों से ये कहना है कि इट्स टाइम टू बी अ रियल मैन। अ रियल मैन इज़ वन हु रिस्पेक्ट्स वुमेन। जो लड़कियों को बराबर समझे वही एक अच्छा लड़का भी है। तो लेकिन यह है कि लड़के किसी भी बात को लेट समझते हैं, उनको समझने में थोड़ा समय लगता है, उतना मैच्योर नहीं होते हैं। To the men of India, it's time to be a real man and show the nation that we understand things late, but once we realize our mistakes। लेकिन एक बार लड़कों की खास बात है कि एक बार उनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है, then know what is right, और उनको पता चल जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, then we fight for it till death। उसके बाद हम आखिरी सांस तक उस चीज़ के लिए लड़ा करते हैं। तो एक तरह से इसको हम सब भारतवासी अगर चाहें तो इसको मिलकर एक जन आंदोलन बना सकते हैं, और लड़कियों को समाज में उनका उचित अधिकार दिलाने में हम सब योगदान कर सकते हैं। इस मूवमेंट का नाम रखा है विमेन फ्रीडम मूवमेंट, नारी स्वतंत्रता आंदोलन या महिला मुक्ति आंदोलन। इसके 3 एम्स है। पहला है पॉलिटिकल, विमेन रिजर्वेशन बिल। इस बिल के पास होने के बाद संसद और हर विधानसभाओं में लड़कियों को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। 33% सीट उनके लिए आरक्षित रहा करेंगी। अभी देश में उनकी आबादी 50% है, आधी आबादी है, लेकिन उनका मुश्किल से 5%, 6%, 8% ऐसे जो है उनका रिप्रेजेंटेशन है, चाहे संसद हो चाहे विधायिका हो, हर जगह। इकोनॉमिक, होम केयर, जीडीपी। देखिए, जो लड़कियां घर में रहती हैं, होम केयर करती हैं या हाउस वाइफ्स हैं, उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज वो सबसे पहले राष्ट्र के लिए अगली जनरेशन का निर्माण कर रही होती हैं। एक हाउस वाइफ अपने बच्चों को एक टीचर की तरह शिक्षा भी देती है, उनका नर्चर भी करती हैं। सो दे आर एक्चुअली नर्चरिंग द कमिंग जनरेशन ऑफ द नेशन, एनी नेशन।
लेकिन उनके होम केयर को आज रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। जो लड़कियां अगर किसी नौकरी में नहीं जा पाती तो उनको लगता है कि वो वर्थ नहीं है, उन्होंने लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं किया है, एंड वो एक कुंठा का शिकार रहती है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है। ऐसा देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। तो जो लोग होम केयर में काम करते हैं, मान लीजिए घर में कोई भी एक लड़की काम करती है, खाना बनाती है, हम लोगों ने अपनी माओं को देखा है, बहनों को देखा है, बट उन कामों का कोई इकोनॉमिक, आखिर वो भी एक इकोनॉमिक वैल्यू। अगर आप घर में किसी और से काम करवाएंगे तो उसके लिए आपको सैलरी देनी होगी, तो वो क्यों नहीं उस काम को इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में जोड़ा जाए। भले ही 3,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, बट उनको एहसास हो कि अगर वो सिर्फ हाउसवाइफ भी हैं, देन ऑल्सो दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द नेशन मेकिंग, बिकॉज दे आर डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सबसे मुश्किल काम वो कर रहे हैं, वो है अगली जनरेशन का नर्चरिंग करना, उनकी परवरिश करना। तीसरा, सोशल। आर्टिकल 21 सोशल के तहत, आर्टिकल 21 के तहत जितने अधिकार लड़कों को मिले हैं उतने ही अधिकार लड़कियों को मिले हैं। सबको राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी आज़ादी से। लेकिन सोसाइटी में ये लड़कियों को नहीं दिया गया है। हमारा सोसाइटी एक, जब आप सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम सब एक पैट्रियार्कल मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी के मेंबर हैं। लेकिन मॉडर्न समाज में आप लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जब वो बच्चे होते हैं तब इनफैक्ट लड़के और लड़की में माँ बाप भेदभाव नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं सोसाइटी के प्रेशर में आकर के माँ बाप लड़के और लड़की में खुद ब खुद भेदभाव करने लग जाते हैं। तो आर्टिकल 21 लड़कियों को भी जीवन जीने का अधिकार एक लड़के के बराबर मिले, ये सोसाइटी में ये करना इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत टफ होगा, क्योंकि हम सब की एक मेंटल वो बनी हुई है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बना हुआ है, उसी नज़र से हम देखते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और इतनी आसानी से नहीं होगा, लेकिन कम से कम विमेन रिजर्वेशन बिल पास करके हम एक स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा, जीडीपी में उनके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को अगर एक्सेस करें तो इंडिया का जीडीपी भी इससे बढ़ेगा। आज अगर मान लीजिए 3 लाख करोड़ का जीडीपी होगा तो वो 3,50,000 क्या 4 लाख करोड़ तो पहुँच ही जाएगा, अगर सिर्फ आप हाउस वाइफ्स का इकोनॉमिक एक्टिविटी जोड़ दें भारत में, तो इसको काउंट ही नहीं किया जाता। चलिए दोस्तों, तो जितना हो सके हम सबको इस विमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराने के लिए लीडर ऑफ द नेशन से अपील भी करना है और साथ में एक नेशनल मूवमेंट भी बिल्ड करना है, ताकि हर इंसान को, भारत में रहने वाले को इस बिल के बारे में पता चले और इसी बहाने उनको लड़कियों के कंडीशन के बारे में पता चले और उसके ऊपर अगर वो रिफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें प्रेरणा मिले। वंदे मातरम, जय हिंद।